नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पैसा किसी उत्पादक क्रिया में लगाता है, उत्पादन करता है, फर्म या फैक्ट्री लगाता है, वहां किसी भी चीज का जैसे ब्रेड, बिस्किट, पनीर, कुछ भी उत्पादन करता है, उसे मार्केट में बेचता है, मुनाफा कमाता है। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी कि प्रोड्यूसर तो हो गया उत्पादक, यानी कि कोई चीज प्रोडक्शन करने वाला। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है संतुलन। अब प्रोड्यूसर संतुलन में कब रहेगा? उत्पादक संतुलन में कब रहेगा? जब उसे मुनाफा होगा। देखा नहीं है आपने बहुत से लोग कहते हुए कि भाई अब नौकरी नहीं करी जाती, हम मैं तो कोई बिजनेस करूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, यानी प्रॉफिट कमाऊंगा। यानी कि प्रॉफिट अर्निंग उसका बेसिक मोटिव है। और वो जब ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, संतुलन में, जब उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट या अच्छा प्रॉफिट मुनाफा मिलता रहे। तो यही एक मेन जिस्ट है इसका कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ही जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी अधिकतम लाभ, जितना ज्यादा लाभ मिलेगा उतना ही ज्यादा वो इक्विलिब्रियम में होगा और वहीं पे वो उत्पादन अपना वहां तक करेगा जहां तक उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, यानी जहां तक उसे लाभ मिलता रहेगा वो उत्पादन करता रहेगा। और जहां उसे लगा कि भाई घाटा हो सकता है, वहां वो हाथ अपने खींच लेता। देखा नहीं है, इन्वेस्टमेंट लोग वहां करते हैं जहां उन्हें प्रॉफिट मिले। तो यही इसका जो मेन मोटिव है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, जो इसका जिस्ट है, जो बेस लाइन है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी मुनाफा ज्यादा इक्विलिब्रियम उसका। ठीक है, तो अब प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम, वहां होता है उसका इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का, उत्पादक का, एट दैट लेवल वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, जहां उसका मुनाफा अधिकतम होता है वहीं उसका इक्विलिब्रियम होता है। यानी संतुलन कहा जहां अधिकतम मुनाफा यानी बहुत प्रॉफिट उसे मिले, जितना ज्यादा हो सके उसे प्रॉफिट मिले, वहीं उसका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है। ये तो समझ लिया, डायग्राम बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं इसका इक्वेशन। पाई, अब ये पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पाई यहाँ प्रॉफिट के लिए डिनोट किया गया। प्रॉफिट को हम करते हैं प्रॉफिट, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। अब टी आर क्या है? टोटल रेवेन्यू हमने पढ़ रखा है, रेवेन्यू का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट का चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। तो पाई यहाँ प्रॉफिट के लिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी जितनी लागत लगी है उसमें से अगर आप खर्चा निकाल दे तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सपोज हमने नमकीन या बिस्किट का फैक्ट्री है हमारी, सपोज हमारे 10 लाख रुपए लग गए उसको बनाने में, पूरा मतलब मार्केटिंग सब लगा के, और हमने वो 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ? 5 लाख रुपए। सिंपल सा हिसाब है, ऐसे वो लोग इसकी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वैसे प्रोसेस थोड़ा सा जटिल है लेकिन हमने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया। अब देखेंगे हम, पहला स्टेप है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अंतर समझना। ग्रॉस पहले ही बताया, अब हमारा एक वीडियो है। ग्रॉस यानी सकल, पूरा, जितना विश्व हमारा जो लाभ है, पूरा लाभ, सकल लाभ जो है वो कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट यानी होल या टोटल प्रॉफिट कितना है। होल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यानी जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू जो है, अभी फॉर्मूला सेम ही है, देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जितनी भी हमें आमदनी हुई है, हमने नमकीन के पैकेट बनाए, सपोज उसमें 10 लाख रुपए लगे, सपोज हमने उसमें 1000 पैकेट बनाए या 10,000 जो भी हमारा क्वांटिटी बनाए, और उसको सारे को बेचने के बाद हमारी जो टोटल रेवेन्यू हुई वो 10 लाख रुपए, सपोज 15 लाख, हमने 15 लाख की थी ना, 15 लाख रुपए हुई हमारी रेवेन्यू, और उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा दी। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमारी रॉ मटेरियल की हो गई, दिहाड़ी लेबर की हो गई, जो हमारी बिजली पानी का जो भी खर्चा है रॉ मटेरियल का, जैसे कि बेसन वगैरह आया, नमकीन मैंने, वो सबका वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा दी तो हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी कुल लाभ हमारा निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। अब ग्रॉस के बाद नेट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रॉस हमें एक रोजी पिक्चर जरूर दिखाता है लेकिन हमें असलियत नहीं बताता कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। क्योंकि नेट प्रॉफिट कब निकलता है? जब हम फिक्स कॉस्ट को भी घटा देते हैं। मतलब कि मशीनों की कॉस्ट भी घटानी पड़ेगी ना, 10 साल में मशीनें भी खराब हो जाती है, 20 साल चलती हैं, वो दोबारा खरीदनी पड़ेगी, तो वो खर्चा हमें घटाना पड़ता है, जब ही हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो नेट प्रॉफिट का क्या होगा? नेट प्रॉफिट निकालते टाइम हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारी आमदनी हुई है हमें, उसमें से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ क्या निकाली थी? ग्रॉस प्रॉफिट लिस्ट, खाली हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, और यहाँ टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट क्या होती है भाई? टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का समेशन, यानी जोड़। यानी कि जो हमारी रॉ मटेरियल वगैरह वो उसका खर्चा, और जो हमारी मशीनें जो खरीदी उनकी टूट फूट सबका खर्चा मिलाकर जितना पूरा खर्चा हुआ वो सारा खर्चा यानी टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था
पाई इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट का, ये किसका था, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला था, ये ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं था, तो याद रखिएगा। अब तीन एस्पेक्ट होते हैं प्रॉफिट के, या तीन रूप होते हैं प्रॉफिट के, जो डिसाइड करते हैं कि एक बंदा बिजनेस में रहेगा या नहीं रहेगा, लंबे समय तक बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका क्या है, एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल या मिनिमम नेसेसरी प्रॉफिट, और सब नॉर्मल यानी लॉसेस। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा नॉर्मल, नाम से पता चला ना, एबनॉर्मल यानी बहुत ज्यादा लाभ हो जाना, मतलब बहुत ही मुनाफा हो जाना किसी चीज में, कोई चीज 5 लाख की बनाई या 50 लाख में बिक गई टाइप, ऐसे भी सिचुएशन आती है, इनको विंडफॉल गेन्स भी कहते हैं, मतलब अचानक से ही मुनाफा हो जाना। जैसे कि जो लोग सैनिटाइजर्स बना रहे थे, ठीक है, नॉर्मली उनके सैनिटाइजर बिक रहे थे, हम लोग कॉलेज वगैरह में ले जाते थे, स्टूडेंट्स भी ले जाते थे, बच्चे स्कूल के, कि भाई जहाँ साबुन नहीं है वो सैनिटाइजर यूज करो। लेकिन अब क्या हुआ, कोविड-19 के आने पे सैनिटाइजर ऐसे यूज होता है जैसे हम पानी की डिमांड कर, जैसे बिस्लरी वाटर की डिमांड कर ली, या कुछ भी एक नेसेसरी आइटम बन चुका है, एसेंशियल आइटम बन चुका है, तो अब विंडफॉल गेन हो रहा है सैनिटाइजर बनाने वालों को, और मेडिसिन बनाने वालों को भी, जो मल्टीविटामिन्स बना रहे थे, इन्हें विंडफॉल गेन यानी बहुत ज्यादा लाभ होना। लेकिन नॉर्मली बिजनेस में ऐसा नहीं होता, उन्हें एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं या एक्स्ट्रा नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, जो लागत लगाई उनकी सारी कॉस्ट कवर होने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा भी कुछ मिल रहा है, उसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, अब एबनॉर्मल प्रॉफिट यहां देखते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट यहां देखो, स्माइली बनाई है हमने, वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है इसका, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि अगर कोई चीज हमने 10 लाख की बनाई और वो हमने कितने की बेची, 10 लाख की बनाई, और हमने वो बेची कितने की, 15 लाख की, ठीक है, तो हमारा 15 लाख माइनस करेंगे आप 10 लाख को, तो कितना होगा आपका 5 लाख, तो 5 लाख आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, 5 लाख प्रॉफिट है। इसमें सारी आपकी टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है, आपकी टोटल रिवेन्यू कितनी है, 15 लाख है, यानी कि वो ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, देखिए ये लगा हुआ साइन, ज्यादा, टोटल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, यानी कि जब ज्यादा होगी आपकी टोटल रिवेन्यू कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से, तो उस समय क्या मिलेंगे आपको, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। वेरी गुड कंडीशन है ये, बहुत बल्ले कंडीशन है एक बिजनेस के लिए। देखो कैसे मुस्कुरा रहा बिजनेसमैन यहाँ हमारा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट्स की। नॉर्मल प्रॉफिट यानी मिनिमम नेसेसरी प्रॉफिट। मिनिमम नेसेसरी क्या होता है, मिनिमम नेसेसरी ये होता है कि कम से कम इतना तो चाहिए भाई, इसके बिना मैं बिजनेस में इसमें बने नहीं रह सकते। जैसे कि अगर आपकी आमदन, जितनी भी आपकी लागत लगी है, उसके बाद कुछ मुनाफा, यानी कि 10 जितना आप दूसरे किसी बिजनेस में कमाते, सपोज आप कहीं जॉब कर रहे थे और आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिल रहे थे, उतना कम से कम आपका घर का खर्चा तो चल जाए, उतनी आपका मेहनताना भी निकले, यानी रिस्क टेकिंग। देखिए, जब कोई बिजनेस करता है तो प्रोड्यूसर क्या रिस्क टेकिंग होती है कि नहीं होती, उसकी खतरा लेता है, भाई मोल अपना पैसा लगाता है तो कम से कम उतना उससे मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, यानी कि जो उसकी पूरी रिवेन्यू है, आय है, आमदनी है, वो कॉस्ट के बराबर तो हो। अब कॉस्ट में उसका प्रॉफिट, जो उसका अपना सैलरी है एंटरप्रेन्योर की, वो निकल जाती है। तो यहाँ ये मत सोचना कि भाई वो अपना मेहनताना छोड़ देता है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी मिनिमम नेसेसरी प्रॉफिट है, उसमें थोड़ा बहुत उसे नॉर्मल प्रॉफिट मिलते रहते हैं ताकि वो अपना बिजनेस 10-20 साल तक करता रहे। मतलब मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा होते हैं लोगों को, एबनॉर्मल प्रॉफिट थोड़े कम होते हैं। किसी बिजनेस में एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट थोड़े ज्यादा होते हैं। मतलब वो अपना सारा कॉस्ट निकालने के बाद कुछ अपना खर्चा भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का निकाल सकता है। ओके, देन आते, अब ये ओके कंडीशन है, ठीक है, चलता रहेगा हमारा बिजनेस, कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है हमारे फर्म के जो प्रोड्यूसर है। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल को दूसरी लैंग्वेज में हम लॉसेस कहते हैं। लॉसेस यानी कि जब आपकी रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम रह जाए, यानी कि आप खर्चा तो कर रहे हैं 10 लाख रुपए और सपोज आपकी रिवेन्यू सपोज 7 लाख रुपीस है और आप खर्चा कर रहे हैं 10 लाख रुपीस, ठीक है, खर्चा हमारा पहले भी 10 लाख था, कॉस्ट जो थी ये रिवेन्यू थी ना शुरू के केस में हमारी। अब हमारा क्या है, कॉस्ट कितनी है 10 लाख और रिवेन्यू कितनी है हमारी यहाँ पे टोटल रिवेन्यू, और टोटल कॉस्ट हमारी है 10 लाख, टोटल रिवेन्यू 7 लाख। तो लॉस कितने का हो गया, हमें माइनस करो इसको, कितना 3 लाख का लॉस हुआ। तो जहां हमें लॉसेस होने लगे, हमारी कॉस्ट कवर ना हो पाए, हमारी मतलब बेसिक जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कवर ना हो पाए, तो हमें लॉसेस होते हैं, उसी को सबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इसको प्रॉफिट कहा गया, लेकिन इसको सीधा कहा जाए तो लॉसेस कहा जाएगा। इस कंडीशन में एक फर्म ओनर या कोई बिजनेस करने वाला उस बिजनेस में नहीं रहेगा, वो बिजनेस शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा और उस कंपनी को छोड़ देगा। कहते हैं ना घाटा हो गया, बिजनेस बंद कर दिया, तो वो ये कंडीशन होती है सब नॉर्मल प्रॉफिट वाली। और ये कंडीशन बैड है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आप डायग्राम समझ लेते हैं।
जब हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी होती हैं, कंडीशन होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। पहली कौन सी है? MR इज इक्वल टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हम ये कंडीशन कहाँ पढ़ रहे हैं? याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ रहे हैं, मार्केट्स हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगी, यानी दोनों बराबर होने चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। आपको ये टेबल बनानी पड़ सकती है अगर आप अच्छे से आंसर लिखना चाहें, वरना अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो दो कंडीशन लिखिए और भैया डायग्राम बना दीजिए, जैसा आप चाहें। लॉन्ग आंसर में तो आपको टेबल बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो अच्छा रहता है। बहुत सिंपल टेबल बनाना, यहाँ तो 1 2 3 4 11 तक लिख दो, यहाँ 12 लिख दो, कुछ नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस करके थोड़ा डिजिट्स आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप भी लिख सकते हैं डिजिट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो कंडीशंस कौन सी है पहले हमने देख ली। दूसरी कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, वो बढ़ती हुई होनी चाहिए, घटती हुई नहीं होनी चाहिए। अगर घटती हुई है तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन 1, अब टेबल को हम डिस्कस इसके साथ करेंगे। सॉल्यूशन 1 क्या है हमारा? अब देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, पहली कंडीशन देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दी गई है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू सेम है, क्यों सेम है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसी होती हैं, कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि हर कमोडिटी एक जैसी होमोजेनियस होती है और कोई भी प्रोड्यूसर इतना पावरफुल नहीं होता कि अपना कोई प्राइस कमोडिटी का रख सके, अपने मन चाहे दाम पे बेच सके। तो उसको जो परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर क्या होता है? प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। याद आया? कुछ हमने पढ़ा था। तो प्राइस टेकर है वो, उसको जो प्राइस मिल गया वही वो फॉलो करेगा। तो उसकी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम होती है, ठीक है। तो वो 12 रही है आपकी, तो यहाँ पे 12 है। और इत्तेफाक से या जैसे भी आप कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट भी बराबर है, तो हमारी पहली कंडीशन मीट हो गई। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है, 12 आपकी है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। अब मार्जिनल कॉस्ट राइज होनी चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है? 15 से 12 हुई, 12 से 10 रह गई, तो क्या हो रहा है? यहाँ घट रही है ना, राइज नहीं हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है। तो दूसरी कंडीशन हमारी मीट नहीं होती, पूरी नहीं होती हमारी दूसरी कंडीशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या है? ये नंबर 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्रॉस। इस सॉल्यूशन को हम नहीं मानते, मना कर दिया हमने मानने से, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरी सॉल्यूशन में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कहाँ है? जरा देखो। अरे मैंने रेड निशान लगा तो रखा है, 10 यूनिट्स पर है। अब 10 यूनिट्स पे 12 दोनों ही 12 है। अब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट भी दोनों 12 है, आपके 12 है। तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई, 12 है ये। 12 तो हमेशा ही थी, ये पहले भी 12 थी, ये कंडीशन तो पहले भी पूरी हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन का क्या किया जाए? मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है, यहाँ 12 थी और यहाँ पे 15 हो गई, मतलब अब ये बढ़नी शुरू हो गई। यानी लागत क्या है? मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। होता है ना भाई, प्रोडक्शन होते 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 क्या होता है कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारी अनियमितताएं आ जाती है प्रोडक्शन में। जब बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो जाता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम चोरी कर रहा है, कोई सामान घर ले जा रहा है, या प्रोडक्शन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या होता है? हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है। ये हमने पहले पढ़ रखा है, थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ यहाँ तो मैं आपको। तो हमारी कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन के लेवल के बाद हमारी कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? हमें घाटे होने शुरू हो जाते हैं। तो कॉस्ट के बढ़ने से पहले वो क्या करेगा? प्रोड्यूसर वहां पर प्रोडक्शन रोक देता है। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा था ना, वो प्रोडक्शन अपना रोक देता है। तो ये वो लेवल है जहां वो प्रोडक्शन रोक देगा 10 यूनिट पर। ये बहुत छोटा एग्जांपल है, बिजनेस में ऐसा नहीं होता, 10 नहीं 10 करोड़ यूनिट्स पे रोकते हैं लोग प्रोडक्शन अपना। तो बहुत छोटे एग्जांपल से हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं, बच्चों को समझाते हैं क्लास में, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? दोनों कंडीशन मीट हुई है 10 यूनिट्स पे। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन 2 को हम राइट मान लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन 2 है। यानी कि L1 प्रोडक्शन यानी Q1 प्रोडक्शन भी मानते हैं इसको, Q1 लिख लो यहाँ पे। Q1 प्रोडक्शन में क्या है? 2 यूनिट्स है। यहाँ पे क्या है? ये कौन सा कर्व है? आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। मार्जिनल क्या कॉस्ट क्या है? शुरू में घटती है, देखो तेजी से घट रही है। अब घटते हुए कर्व में ये कहाँ काट रही है? एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहां वो काट रही है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को दोनों बराबर है। बराबर कहाँ? जहां दोनों एक दूसरे काट रही है, यानी कि 12 पर, ये वाला, ये यहाँ पे पॉइंट है, यानी 12 पर ये काट रही है दोनों एक दूसरे को। 12 क्या है यहाँ पे? ये 12। आपका प्राइस क्या है? यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू दोनों, मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है। अब यहाँ 12 पे काट रही है और 2 यूनिट्स की प्रोडक्शन करिए, 2 लिख लो इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपकी मार्जिनल कॉस्ट घट रही है। हमें घटती हुई मार्जिनल कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें बढ़ती हुई चाहिए। अब हम आगे चले तो 10 यूनिट्स जो प्रोडक्शन हुआ हमारा Q2 पर, जो क्वांटिटी 2, दूसरी क्वांटिटी क्या थी हमारी? पहली क्वांटिटी 2 यूनिट्स थी, दूसरी क्वांटिटी हमारी 10 यूनिट्स थी। अब 10 यूनिट्स जब हमने उत्पादन किया
तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर हुई और इसके बाद बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ी ना, देखो 12 से 15 हुई तो अभी 12 से 15 यानी इतनी पहुंच गई सपोज, ठीक है, तो अभी तो बढ़ रही है, हमारी कंडीशन दोनों हमें मिल गई। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कट गया और यही हमारा क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बिल्कुल आंख मूंद के लिख देना। अब डायग्राम को कैसे बनाना, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं, एक एल बनाओ, एल बन गया, ओ लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, हो गया, कुछ नहीं करना, एक लाइन खींच दो यहाँ पे, एक इसके पैरेलल लाइन खींच दो, कुछ नहीं, एक ऐसी कटोरी बनाओ, काट दो, हो गया। ये L1 था आपका, ये L2 हो गया आपका, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो गया। कितना सिंपल था देखो डायग्राम बनाना, ऐसे डायग्राम बना लो। ओके, सो ये दैट्स ऑल अबाउट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कोई आपको इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।